पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था हेमराग। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। गांव में एक 18 वर्षीय लड़का रहता था, आदित्य। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत, गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में रहता। एक दिन आदित्य अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे ये क्या मंत्र कैसे हैं? ये अलौकिक दरवाजा क्या होता है? उस नक्शे को देख आदित्य का उत्साह बढ़ गया। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी अलौकिक द्वार की कहानी बताते थे जिसे सिर्फ सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस अब आदित्य ने तय कर लिया था कि वो इस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह आदित्य ने नक्शे की बात अपने दोस्त तने और पाखी को बता दी। क्या अलौकिक दरवाजे की गुफा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा होती है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर आदित्य बोल रहा है तो बात सच ही होगी ना? सच होगी नहीं, सच ही है और मैं उस गुफा को ढूंढ कर निकालूंगा। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव का रहस्यमय गुफा ढूंढने के लिए बच्चे निकल पड़े। तीनों दूसरे दिन नक्शे के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन, पर तीनों साहसी थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वो गुफा मिली जैसी नक्शे में थी। उसके मुंह पर एक शिलालेख था, जो सत्य, साहस और करुणा से भरा हो वही द्वार पार कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमय गुफा को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है। इसलिए चलो चलते हैं। आदित्य की बातों से तने और पाखी का हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वो एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थी और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। आदित्य, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वो तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अलौकिक दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य, पाखी और तने तीनों ही काल रात्रि के गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग अलग मंत्र दिए थे, जिससे रक्षा शस्त्र बनाया जाता था। जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काल रात्रि के सेवक उन पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान एक रहस्यमय लड़की मिली, निशा। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह काल रात्रि का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ। लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं?
आदित्य की बातों से निशा हड़बड़ा गई। आदित्य को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर तने को उस पर दया आ गई और सबको समझाकर अपनी टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? तने की बात पर आदित्य और पाखी ने हामी तो भर ली थी, लेकिन ना जाने क्यों पाखी को निशा पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। आदित्य, ये निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुल गई है ना? हाँ, हमें जरा बचकर रहना चाहिए। पाखी के साथ आदित्य को भी निशा पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। निशा ने तने को अपने वश में कर लिया था। काल रात्रि के गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तने कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया, जिसके कारण काल रात्रि की गुफा खत्म होने के बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और काल रात्रि को मुक्त कर दिया। मतलब तुम हो कौन? काल रात्रि की सेविका हूँ, जो यहाँ तुम्हें रोकने आई थी। निशा की बात सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब अंधकार चारों ओर फैल चुका था। निशा वहाँ से भाग निकली थी। आदित्य, तने और पाखी को विश्वासघात से ठेस पहुंची थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? काल रात्रि का अंधकार तो फैल चुका है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आदित्य की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी आदित्य, पाखी और तने पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा आदित्य के हाथ में एक दिव्य रक्षा शस्त्र था, और उस शस्त्र को पाते ही आदित्य ने उसे अपनी जी जान लगाकर काल रात्रि के गुफा पर फेंक दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि काल रात्रि की गुफा टूटकर बिखर गई। उसकी छाया मिट गई। हम जीत गए दोस्तों। तीन दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई पेड़ फिर से प्रकट होकर बोलता है, शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर आदित्य, तने और पाखी वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर हिमराग गांव लौट आए। गर्मियों की दोपहर में गांव के चौराहे पर कुछ किसान बैठे हुए थे। उन सब के चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अशोक एक कोने में अपनी पत्नी लीला से बातें कर रहा होता है। लीला, ये भैरव सिंह हमारी जान तक ले लेगा। जमीन छीनकर वो क्या करेगा? जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो उसका लालच किस काम का? अशोक, क्रोध से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसा तरीका लीला? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, हमारी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। अब इस गांव में रहना मौत को बुलाने जैसा है। तभी गांव के मुखिया रामदास पास आते हैं। अशोक, तुम सही कह रहे हो। भैरव सिंह ने गांव को नर्क बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और हिम्मत है अशोक, ये मत भूलो। अशोक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अगले दिन अशोक थका हुआ जंगल के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे अशोक के पास आता है। क्या सोच रहे हो बेटा? आप कौन हैं और इस वीरान सी जगह में क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है तुमने जिंदगी से हार मान ली है।
हारता वही है जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है और जमींदार मेरा सब कुछ छीनने पर तुला है। अब हार ही एकमात्र रास्ता है। हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम किसान हो और किसान के हाथ में धरती को बदलने की ताकत है। ताकत? मेरी जमीन सूखी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची। तो ताकत मैं दूंगा। ये लो, ये 3 बीज, इन्हें अपनी जमीन में बो देना और याद रखना, जो उगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बूढ़ा 3 छोटे छोटे बीज अशोक के हाथ में रखता है। ये बीज क्या करेंगे? ये कोई जादू है? जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें जल्दी ही समझ में आएगा, लेकिन याद रखना, जो चमकेगा उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। अशोक, वो बूढ़ा कौन है और ये बीज क्या सच में हमारी मदद करेंगे? मुझे खुद नहीं पता लीला, लेकिन इन बीजों को बोने में कोई नुकसान तो नहीं है। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें इन पर भरोसा है तो मुझे भी है। हमारी मेहनत और प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है। अशोक और लीला ने बीज बोकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर का मिश्रण था। अब हमें इंतजार करना होगा। ये बीज क्या करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। दोनों अपने झोपड़े में लौट आए। सुबह के समय अशोक और लीला खेत की ओर जाने लगे। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। जमीन से छोटे छोटे चमकीले पौधे उगाए। ये पौधे रात के तारों की तरह चमक रहे थे। अशोक, ये क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी, लेकिन ये पौधे कैसे उगाए? ये वही बीज है जो उस बूढ़े व्यक्ति ने दिए थे, लेकिन ये कोई आम पौधे नहीं लगते लीला। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान के तारों से जुड़े हों। अशोक, ये चमत्कार है। हमारी जमीन पर रोशनी आ गई है। अब हमारा गांव भी खुशहाल हो सकता है। अशोक और लीला एक पल के लिए खुश हुए। लेकिन लीला, अगर गांव वालों और जमींदार को इसके बारे में पता चल गया तो ये चमक हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हमें सचेत रहना होगा अशोक, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन गांव के लोग खेत के पास जमा हुए। सभी चमकदार पौधों को देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। लेकिन भीड़ के बीच जमींदार के एक आदमी ने ये सब देखा तो वो तुरंत भैरव सिंह को खबर देने दौड़ा। अशोक भाई, ये पौधे कहाँ से आए? ये तो चमत्कारी लगते हैं। अब भाई, ये भगवान की देन है। मैंने बस मेहनत की और ये उगाए। अगर ये पौधे हमारी जमीन पर भी उग जाएं, तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अशोक, तुम्हारे खेत ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जमींदार तक ये खबर पहुंची तो वो इसे तुम्हारे हाथों से छीन लेगा। अशोक कुछ कहने ही वाला था कि दूर से भैरव सिंह और साथी आते हुए दिखे। भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध और लालच का मिश्रण था। उसने खेत की चमकदार पौधों को देखा। तो ये है तुम्हारा चमत्कार अशोक। मेरी जमीन पर ये जादू उगाकर तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की। जमींदार साहब, ये जमीन मेरी है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। इन पौधों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी जमीन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये पूरा गांव और हर खेत मेरी जागीर है। अब ये चमकीले पौधे भी मेरे हैं। जमींदार साहब, भगवान की देन को कोई इंसान अपनी जागीर नहीं बना सकता। ये पौधे मेहनत और विश्वास का फल हैं। चुप रहो, मैं जो चाहूंगा वही होगा। आज से ये जमीन मेरी है। अशोक, अगर तुमने विरोध किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया। अशोक और लीला ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की। गांव वाले अशोक का साथ देने आए, लेकिन जमींदार के गुंडों ने हथियार निकाल लिए। जमींदार साहब, यह अन्याय है। गरीबों की जमीन छीनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सोना मिलेगा, समझे? ये पौधे कोई आम चीज नहीं है। मुझे इनकी चमक से खजाने की गंध आ रही है।
जमींदार ने आदमियों को पौधे उखाड़ने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। अशोक और लीला चिंतित हो गए। अशोक और लीला घर के आंगन में बैठे थे। दोनों बेहद परेशान थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। अशोक, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इन पौधों की चमक केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक रहस्य का द्वार है। कौन सा रहस्य? ये पौधे नक्षत्र लोक का द्वार खोलते हैं। उस लोक में एक खजाना छिपा है, लेकिन लालच से भरे इंसान वहां नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसा है तो जमींदार वहां भी पहुंचने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें नक्षत्र लोक का द्वार खोलना होगा, लेकिन याद रखना, जो वहां जाएगा उसे अपने मन की सच्चाई का सामना करना होगा। अशोक और लीला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों ही झलक रहे थे। वो जानते थे कि अब उन्हें जमींदार से टकराना ही होगा। बूढ़ा व्यक्ति अशोक और लीला को खेत में ले आता है। पौधों की चमक पहले से तेज हो गई थी, जैसे आसमान पर तारे तेजी से टिमटिमा रहे हों। अशोक, समय आ गया है। इन पौधों की चमक नक्षत्र लोक का द्वार खोल रही है। तुम दोनों को वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लालच और भय तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। अगर इससे हमारे गांव की बंजर जमीन को जीवन मिल सकता है, तो हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमने अपनी मेहनत और सच्चाई से यहाँ तक का सफर तय किया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा। पौधों की चमक बढ़ गई और एक तेज रोशनी के साथ जमीन फटने लगी। एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। अशोक और लीला ने धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। अशोक और लीला ने नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। वो जगह जादुई थी। हर तरफ सितारों की चमक और स्वर्णिम वृक्ष। बीच में एक झील थी, जिसके पानी से हल्की रोशनी निकल रही थी। झील के पास एक रक्षक खड़ा था। उसका आकार विशाल और चमकदार था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं अशोक हूँ, एक किसान। मैं यहाँ अमृत जल लेने आया हूँ, ताकि हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकूं और गांव वालों की भूख मिटा सकूं। अमृत जल केवल उसे मिलेगा जो निस्वार्थ और सत्यनिष्ठ होगा। ये जल लालचियों को नष्ट कर देता है। क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? हमने अपनी मेहनत से इन पौधों को उगाया है। हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव को बचाना है। रक्षक मुस्कुराता है, लेकिन तभी नक्षत्र लोक में तेज आवाज गूंजी। भैरव सिंह और उसके आदमियों ने जादुई द्वार के जरिए प्रवेश किया। तो यही है वो खजाना। अशोक, तुम मूर्ख हो। ये खजाना अब मेरा है। इसे मैं सोने और धन में बदल दूंगा। अमृत जल लालचियों के लिए नहीं है। अगर तुम इसे छूओगे तो ये तुम्हारा विनाश कर देगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी ताकत से इसे हासिल कर लूंगा। भैरव सिंह झील की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अमृत जल को छुआ, झील का पानी आग की लपटों में बदल गया। भैरव सिंह और उसके आदमी चीखते हुए नष्ट हो गए। अशोक और लीला ने भयभीत होकर सब कुछ देखा। देख लिया, लालच का यही अंजाम होता है। हमने देखा और समझा भी, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव की भलाई है। क्या हमें अमृत जल मिलेगा? तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से इसे पाने का अधिकार अर्जित किया है। ये लो। रक्षक अशोक को एक सुनहरी मटकी में अमृत जल देता है। अशोक और लीला वापस गांव लौट आए। उन्होंने अमृत जल अपनी जमीन पर छिड़का। देखते ही देखते बंजर जमीन पर हरियाली फैलने लगी। खेतों में फसलें उगने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अशोक, तुमने हमारी उम्मीद को सच कर दिखाया। अब ये गांव फिर से समृद्ध होगा। ये हमारी मेहनत और सच्चाई का फल है। हमें तो बस अपनी ताकत पर भरोसा करना था और ये भी समझना था कि लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन निस्वार्थता हमेशा रंग लाती है। गांव के लोगों ने अशोक और लीला को धन्यवाद कहा। गांव में हर कोई खुश था। अशोक और लीला खेत के पास थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ।
कौन है बाबा, और आपने हमारी मदद क्यों की? अशोक, मैं नक्षत्र लोक का रक्षक हूँ। सदियों से मैं धरती पर भ्रमण करता हूँ और उन लोगों की तलाश करता हूँ जो सच्चाई और निस्वार्थता के साथ अपनी जमीन और जीवन को संवारने का सपना देखते हैं। लेकिन हमें क्यों चुना? क्योंकि मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखा था। तुम्हारे जैसे लोग ही अमृत और नक्षत्र लोक की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। दहीपुरिया गांव में जयदेव और दयाराम नाम के दो व्यक्ति समोसे की दुकानें चलाते थे। दोनों की दुकानें एक दूसरे के बिल्कुल पास थीं, लेकिन दयाराम की दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। अरे दयाराम, तुम्हारे समोसे तो कमाल के हैं। जी करता है एक साथ 5-6 प्लेट खा जाऊं। अरे लीजिए ना रामा भाई, किसने रोका है? तेरे समोसे खाकर पेट भर जाता है, लेकिन जी नहीं भरता। जबकि जयदेव की दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही आते थे। ये देखकर जयदेव को दयाराम से बहुत जलन होती थी। क्यों, इस दयाराम के समोसे इतने लोकप्रिय हैं? मेरे समोसे उससे कम अच्छे नहीं हैं। फिर भी लोग मेरी दुकान पर पता नहीं क्यों नहीं आते। दयाराम के घर में उसकी बीवी और बेटी भी दयाराम के बनाए समोसे पसंद करते थे। वाह पापा, आपके हाथों में तो जादू है। पापा, आप मुझे भी ऐसे समोसे बनाना सिखाओ ना। जरूर बेटे, क्यों नहीं, जरूर सिखाऊंगा। लेकिन पहले तुम एग्जाम में फर्स्ट आओ। हाँ पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगी और फर्स्ट आऊंगी। तुम्हारे पापा बड़े प्यार से और शुद्धता से समोसे बनाते हैं। प्यार और शुद्धता से समोसे खाने में बड़ा मजा आता है। इधर समय के साथ जयदेव का गुस्सा और जलन बढ़ती गई। एक दिन अपने घर में बैठकर जयदेव सोच रहा था, इस दयाराम के समोसे इतने अच्छे और स्वादिष्ट क्यों हैं? मेरे समोसे में क्या गलती है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, लेकिन करूं तो करूं क्या? आधी रात को जब सभी सो रहे थे, जयदेव चुपके से दयाराम की दुकान के पास गया। दयाराम की दुकान पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की तीली जलाकर दुकान को आग लगा दी। दयाराम की दुकान जलकर खाक हो गई। सुबह जब गांव वालों ने दयाराम की जली हुई दुकान देखी तो कहने लगे, अरे अरे, दयाराम तो बर्बाद हो गया। देखो तो, अपने दयाराम की दुकान जलकर खाक हो गई। अब क्या करें? दयाराम और उसकी बीवी जब दुकान के पास पहुँचे तो बीवी रोने लगी। अरे, हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा था कि हमारी दुकान की ये हालत हो गई। एक गरीब आदमी अब क्या करेगा? बताओ कैसे जिएगा? दयाराम अपनी बीवी को संभालते हुए कहता है, चिंता न करो। अरे, जैसे दुकान पहले बनाई थी वैसे ही अब भी बनाएंगे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। दयाराम के हौसले अब भी बुलंद थे। उसने किसी पर भी शक नहीं किया। दुकान जलने की वजह से दयाराम को भारी पैसों का नुकसान हुआ था। दयाराम अपने घर में था कि रेनू रोते हुए दयाराम के पास आई। पापा, मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्यों बेटा, क्या हुआ? पिछले महीने की फीस जमा नहीं की तो टीचर ने कहा कि कल से स्कूल मत आना। पापा, अब मैं कैसे स्कूल जाऊं? स्कूल नहीं जाऊंगी तो फर्स्ट कैसे आऊंगी? और फर्स्ट नहीं आई तो आप समोसा भी नहीं बनाना सिखाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मैं जल्दी ही फीस भर दूंगा। फिर तुम स्कूल चली जाना, फर्स्ट आना, और फिर मैं तुम्हें समोसे बनाना सिखाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। दयाराम सब ठीक करने के प्रयास में लग गया। उसकी दुकान जल गई थी, लेकिन उसने फिर से हिम्मत करके पैदल समोसे बेचना शुरू किए। दयाराम गली गली घूमता और समोसे बेचता। समोसे ले लो, ताजे गर्मा गर्म समोसे ले लो। अरे दयाराम भाई, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे दे दो। हाँ ले लो भैया। दयाराम, तुम्हारी दुकान जल गई, लेकिन तुमने हिम्मत करके फिर से समोसे बेचना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जी, गुजर बसर तो करना ही पड़ेगा ना। दयाराम तो समोसे बेच रहा था, लेकिन जयदेव की दुकान में पहले भी ग्राहक नहीं आते थे और अब भी वही हाल था। परेशान होकर जयदेव अपनी बीवी से कहता है, मैंने उस दयाराम की दुकान जला दी, लेकिन वो अभी भी पैदल समोसे बेच रहा है। अरे उससे क्या ही होगा?
वो पैदल समोसे बेच रहा है ना। क्या करूं कि मेरी दुकान चल पड़े? अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दयाराम पैदल ही समोसे बेचकर हमसे आगे निकल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दयाराम के समोसे वैसे ही बिक रहे हैं जैसे पहले बिक रहे थे। जयदेव और उसकी बीवी दयाराम के काम से जल रहे थे, लेकिन दयाराम मेहनत किए जा रहा था। एक दिन रास्ते से जाते हुए उसे एक पेड़ के नीचे बैठी भिखारन बुढ़िया मिली। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। अरे बेटा, क्या है तुम्हारे पास? माई, मेरे पास समोसे हैं, क्या तुम खाओगी? हाँ बेटे, बड़ी भूख लगी है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माई, तुम खा लो, पैसे नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। दयाराम ने समोसे दिए तो बुढ़िया ने बड़े मजे से खाए। तृप्त होकर कहने लगी, वाह बेटा, तेरे समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। जी माई, गांव वाले भी यही कहते हैं। सही कहते हैं, तू गांव वालों को बड़े प्यार से समोसे खिलाता है और वो भी तुझे बड़ा प्यार करते हैं। जी माई। लेकिन बेटा, तुझे पता है, कल ही तुम्हारे गांव वालों पर बड़ी विपदा आने वाली है। कैसी विपदा माई? कल तुम्हारे गांव पर इतना भयानक ग्रहण लगने वाला है कि पूरा गांव अंधकार में डूब जाएगा। इतना अंधेरा छाएगा कि कुछ भी दिखेगा नहीं। और तुम्हारे गांव में बिजली की समस्या तो है ही, लोग परेशान हो जाएंगे। अरे माई, कैसी बातें कर रही हो, और आपको ये सब कैसे पता? तभी बुढ़िया अपने असली रूप में, मतलब परी के रूप में बदल गई। दयाराम ये देखकर दंग रह गया। आप कौन है? आप है कौन? मैं परी लोक से आई हुई एक परी हूँ। दयाराम, मैं तुम्हारी नेक दिली और मेहनत देखकर खुश हुई। तुमने मुझे बिना पैसों के समोसे खिलाकर अपने नेक दिली का सबूत दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन जो आपने ग्रहण वाली बात कही, क्या वो सच है? हाँ दयाराम, ये सच है, लेकिन गांव वालों को इस विपदा से बचाने का हल मेरे पास है। आओ मेरे साथ। परी दयाराम को अपने साथ ले गई। गांव के बाहर आकर दयाराम ने देखा कि एक बड़ा सा समोसा है और उसका एक दरवाजा है। परी जी, ये क्या है? दयाराम, ये एक गुफा है। तुम्हारे बेहतरीन समोसे की वजह से ही मैंने इसे ऐसा कर दिया है। तुम ग्रहण से पहले ही सारे गांव वालों को यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर सारे गांव वाले आएंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। जाओ, अपने गांव वालों को बचा लो। जी परी जी, मैं आज ही गांव वालों को यहाँ पर लाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दयाराम ने परी को प्रणाम किया और परी गायब हो गई। बाद में जब दयाराम गांव गया और उसने गांव वालों को किस्सा बताया तो रामा कहने लगा, दयाराम, अरे ऐसे कैसे कह रहे हो? माना कि तुम्हारे समोसे हमें पसंद हैं और हम तुम्हारी इज्जत भी करते हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो उस पर विश्वास कैसे करें? रामा भाई, सच में गांव में ग्रहण लगने वाला है जिससे पूरा गांव मुसीबत में आ सकता है। आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। रामा और दयाराम चलकर जब समोसे वाली गुफा के सामने पहुँचे, रामा हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा समोसा! अब तो विश्वास हो गया ना रामा भाई, आज रात ही ग्रहण लगने वाला है। तो चलो जल्दी दयाराम, अभी जाकर पूरे गांव वालों को यहाँ पर ले आते हैं। दयाराम, तुम्हारी वजह से आज गांव वाले मुश्किल से बचेंगे। दयाराम और रामा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सभी गांव वाले जमा हुए और सभी चलकर उस गुफा में प्रवेश करने लगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जयदेव अपनी बीवी से कह रहा था, अरे कुछ नहीं, मैं सब जानता हूँ। ये सब दयाराम के पैंतरे हैं। वो अपने समोसे को ज्यादा मशहूर करने के लिए ये सब कर रहा है। वो क्या कहते हैं, विज्ञापन है। उसे लगता है इससे उसकी समोसे की खपत बढ़ेगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। हे भगवान, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। उसकी दुकान जलाने से तो अच्छा था कि उसे ही जला देता। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। जयदेव बात ही कर रहा था कि उसी समय गांव में ग्रहण लग गया और ऐसा अंधेरा छाया कि पास की चीज भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन गुफा में सब लोग सुरक्षित और खुश थे। तभी रामा कहने लगा,
देखो दयाराम, सभी लोगों को तुमने सुरक्षित कर दिया। लोग तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है? सभी लोग सुरक्षित हैं और मैं गांव के लिए कुछ कर पाया, इसी बात की खुशी है। सभी लोग नहीं, अभी भी जयदेव और उसकी बीवी अपने घर में हैं। मैंने उन्हें समझाया लेकिन वो माने ही नहीं। तुम जाकर उन्हें ले आओ। हाँ हाँ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। दयाराम हाथ में टॉर्च लेकर चलते हुए जयदेव के घर पहुंचा। कौन कौन है? मैं हूँ जयदेव भाई। हमने आपको समझाया था ना कि ग्रहण लगने वाला है। अब भी वक्त है, यहाँ से चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। हाँ दयाराम, हमें यहाँ से ले चलो। दयाराम जयदेव और उसकी बीवी को लेकर गुफा में पहुंचा। दूसरे दिन जब ग्रहण चला गया तो स्थिति सामान्य हुई। गांव के लोग गुफा के बाहर आए तो जयदेव की आंखों में पछतावे के आंसू थे। दयाराम, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ जयदेव? दयाराम, मैंने ही तुम्हारी समोसे की दुकान जलाई थी। तुम्हारे समोसों को मेरे समोसों से ज्यादा बिकता हुआ देखकर मुझे जलन हो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी दुकान जला दी। मैं हमेशा तुम्हारी तरक्की से जलता रहा। मुझे माफ कर दो। तुमने जो गांव वालों के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मेरे लिए मेरे घर तक आ गए और मैंने तुम्हारी दुकान जला दी। मुझे अपने किए पर शर्म और पछतावा है। मुझे माफ कर दो। जयदेव, तुमने जो किया है वो गलत है, पर तुम्हें अपने किए का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जयदेव, जलन और बुराई के साथ अगर कोई काम करोगे तो एक दिन तुम्हें ही तकलीफ होगी, इसलिए मेहनत और साफ मन से काम किया करो तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। मैं समझ गया दयाराम। आज से मैं अपना काम ज्यादा मेहनत और साफ दिल से करूंगा। जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने पिता के गुजर जाने के बाद बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। माँ, क्या हम लोगों का इस दुनिया में और कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही कोई हमें फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने मात्र को। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। माँ, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम अनाथ हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान ना हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ माँ, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बहुत परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठा सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे भैया, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ, तो नाव खरीद के ला और चला। चाचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे। खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिन तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा। फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बताता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तुझको मिलवा देता हूँ। तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है। फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है
और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके पिता की बंजर पड़ी जमीन पर वो माँ बेटे दोनों मिलकर धान उगाने लगते हैं। भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की स्थिति ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कब काम आएंगे? धन्यवाद मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांग कर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन आप ऐसे ही समोसे रोज बनाकर मुझे जरूर भिजवा दिया कीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल ले जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो कि उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी माँ को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहे अनुसार उसकी माँ चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बहुत खूबसूरत तरीके से परोसती है। तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी माँ उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हाँ, हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना खाते। सॉरी सर, बट आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथ के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसा खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाते हैं। वो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और फिर और समोसे मांग कर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोलो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ सर, जरूर जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को ध्यान में रखकर समीर और उसकी माँ मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी फेमस हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। माँ, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और आकर्षित होकर और समोसे ले। समीर के कहने से उसकी माँ समोसे और भी डिजाइन के बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए उसे और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसकी आमदनी बहुत अच्छी होने लगती है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके रिश्तेदार भी अब उससे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलकर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। हरी भरी पहाड़ियों के बीचों बीच एक बहुत ही विचित्र गांव था, कद्दूपुर। ये गांव अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी अनोखी जगह की वजह से जाना जाता था, क्योंकि ये पूरा गांव एक बहुत बड़े कद्दू के अंदर बसा हुआ था और उस कद्दू के भीतर एक इतना विशाल महल था कि पूरा गांव उसमें समा सकता था। अरे ओ कमला बेटा,
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माया जी, हमारा बिट्टू है ना, सुबह से कहीं गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह खेलने निकला था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, यही कहीं होगा। मेरे इस विशाल कद्दूपुर के बाहर तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना मुमकिन ही नहीं। तो निश्चिंत रहो, वो यहीं कहीं होगा। यूं ही परेशान हो रही हो। हाँ, आपने सही कहा। माया जी ने सच ही कहा था। इस कद्दू से बाहर निकलना आसान नहीं था। कद्दू के अंदर का जीवन सुंदर तो था, लेकिन थोड़ा तंग भी। बुजुर्ग उन्हें बाहर की दुनिया की दंत कथाएं सुनाते, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, बस सुना था। बिट्टू क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ उस खिड़की से जो रोशनी अंदर आती है वो आखिर आती कहाँ से होगी? कहाँ से मतलब? सूरज से आती है। बुद्धू, इतना भी नहीं पता? हाँ, ये तो पता है, पर क्या ये सच है? मतलब ये कि हमें ये सब सिखाया गया है, लेकिन क्या हमने इसे अपनी आंखों से देखा है? नहीं। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब झूठ भी हो सकता है? लेकिन गुरुजी झूठ क्यों बोलेंगे? वो झूठ नहीं बोल रहे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें सिखाया गया है वो सच है या नहीं, ये जानना हमारा हक है। तू सही कह रहा है, लेकिन ये सब करेगा कैसे? अरे इस कद्दूपुर से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, और रही बात रास्ता ढूंढने की, तो कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। पूछ क्यों? क्योंकि इस विशाल कद्दू में सब कुछ है। खेती है, पशु पक्षी हैं, गायें हैं, सबके पास रोजगार है। कोई खेती करता है, कोई लोहार है। जब सब कुछ है तो कोई मदद क्यों करेगा? लेकिन अगर कोई मदद नहीं करेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चुप रहें। देख चुटकी, मान लिया कि इस गांव में सब हैं, लेकिन अगर हम बाहर निकले तो हो सकता है कि हमें और भी नई चीजों का पता चले जो हमारे गांव के भले के लिए काम आए। ठीक है, अब हम दोनों मिलकर इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ये हुई ना बात। वाह, आखिरकार बिट्टू ने चुटकी को अपनी बात मनवा ही ली। अब दोनों पहुंच गए गांव के मशहूर जादूगर दादा झिंगालू के पास। कहते हैं दादा झिंगालू तभी से इस गांव में हैं, जब से गांव की शुरुआत हुई थी। इतने साल बीत गए, लेकिन ना उनकी आवाज बदली, ना उनका रूप। वो आज भी जवान दिखते थे। अरे देखो तो सही, कौन आया है मेरे घर? बिट्टू चुटकी की जोड़ी। आखिर क्या जानना चाहते हो मुझसे? भैया, दरअसल बात यह है कि आप इस गांव के सबसे पुराने वासी हैं, तो आपको इस गांव के बारे में सब पता होगा। हाँ, मुझे सब पता है। आओ सुनाता हूँ तुम्हें कद्दूपुर की कहानी। मुझे आज भी सब कुछ याद है। सदियों पहले एक खाली मैदान में आसमान से एक जादुई बीज गिरा था। वो बीज एक विशाल कद्दू में बदल गया, इतना बड़ा कि उसके सामने आसपास की हर चीज छोटी लगती थी। उन दिनों गांव के लोग बार बार आने वाले तूफानों से परेशान थे। उनके लिए उस कद्दू से बेहतर कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। तो फिर क्या था, सारे गांव वालों ने उस कद्दू को ही अपनी दुनिया बना लिया और उसी में अपने घर बसा लिए। हाँ, ये तो हमें भी पता है। तो फिर तुम क्या जानना चाहते हो बिट्टू? हमें इस महल से बाहर निकलने का रास्ता पता करना है। क्या? इस महल से बाहर निकलने का रास्ता? हाँ दादा। लेकिन क्यों? हमारे इस महल और गांव से तुम्हें बाहर क्यों निकलना है? ताकि हमारा जीवन सिर्फ इस गांव और महल तक सीमित ना रहे। बिट्टू की बात सुनकर दादा बहुत खुश हुए। इतने सालों बाद कोई तो था जिसे इस जादुई महल के बाहर की दुनिया देखने की चाह थी। उन्होंने समय ना गवाते हुए एक कांच का गोल गेंद निकाला। वाह दादा, ये क्या है? जरूर कुछ जादुई होगा। बिल्कुल सही कहा चुटकी बेटा, ये एक जादुई कांच का गोला है। इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या सच में? हाँ, चलो अब हम इससे पूछते हैं। हे मेरे कांच के गोले, दिखा अपना चमत्कार। क्या इस महल से बाहर निकलने का है कोई द्वार? दादा के सवाल पर जादुई गोले में हवाएं चलने लगी
और उसमें एक किताब की झलक दिखाई देने लगी, जिसे देखकर बिट्टू और चुटकी को समझ आ चुका था कि वही किताब इस सारी समस्या का हल है। उन्होंने तुरंत अपनी खोज शुरू कर दी। जादुई गोले की बात सुनकर बिट्टू और चुटकी ने अपनी खोज शुरू कर दी। वे कभी कद्दू की सबसे ऊंची रेखा पर चढ़े, कभी सबसे भरी भरी गलियों से गुजरे, लेकिन जादुई गोले में बताई गई रहस्यमयी किताब उन्हें कहीं नहीं मिली। बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई। वो रहस्यमयी किताब कहीं नहीं मिल रही है। शांत हो जाओ चुटकी, अगर हम इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा? देखो, मुझे लगता है हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बेचारा बिट्टू, वो हार मान चुकी चुटकी को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी मायूस हो चुका था। तभी उसकी नजर महल के एक कोने पर पड़ी, जहाँ कुछ पुराने औजार रखे हुए थे। अरे ये क्या? ये सारे औजार यहाँ क्यों पड़े हैं? अजीब बात है, कोई औजार ऐसे ही छोड़कर जाता है क्या? छोड़ो, मैं ही इन्हें उठाकर किसी अच्छी जगह पर रख देता हूँ। बिट्टू ने बिना कुछ सोचे जैसे ही औजार उठाना शुरू किया, चमत्कार हो गया। जिस किताब को वो दोनों पूरे गांव में खोज रहे थे, वो उन्हें महल के कोने में पड़ी मिल गई, वहीं जहां किसी की नजर एक बार भी नहीं गई। वाह, आखिरकार ये मुझे मिल ही गई। चुटकी, जल्दी आओ, देखो मुझे वो किताब मिल गई। महाकद्दू विशाल महल से भागने की गुप्त विधियां। क्या बात कर रहा है? ये तो कमाल हो गया। रहस्यमयी किताब मिलते ही बिट्टू और चुटकी दोनों बेहद खुश हो गए। उन्हें अब अपनी जीत साफ दिखने लगी थी। उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, जादुई कद्दू के महल से बाहर निकलना है तो तुम्हें पूर्ण श्रद्धा और जुनून से प्रयास करना होगा, वरना इसमें सफल होना नामुमकिन है। अरे रे, ये क्या? ये किताब मदद करने के बजाय डरा रही है। अरे चुटकी, तुम भी ना, डर क्यों रही हो? सुना नहीं, हमें जुनून और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना हम हार जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। विशाल महल के अंदर बीचों बीच ऊपर की ओर एक बड़ी सी घंटी लटकी हुई है। अगर पूरी ताकत से उसे 3 बार बजाया जाए तो उसकी आवाज की कंपन से महल टूट जाएगा और मुक्ति प्राप्त होगी। अरे, ये तो वही घंटी है जो बरसों से हमारे सामने लटकी हुई है, और हमें पता भी नहीं था कि वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। लेकिन बिट्टू, तुमने वो घंटी देखी है ना? वो बहुत बड़ी है, भारी भरकम है, और उससे भी भयानक वो बहुत ऊपर है। वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे? चुटकी का सवाल जायज था, लेकिन बिट्टू ने हार नहीं मानी। उसने सारी बातें गांव वालों को बताई और उन्हें मदद के लिए तैयार कर लिया। बिट्टू की बातों से प्रेरित होकर सारे गांव वाले महल में इकट्ठा हो गए और एक एक करके एक दूसरे के ऊपर हांडी की तरह चढ़ने लगे। देखते ही देखते इंसानों की एक पूरी इमारत बन गई। वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो बिट्टू, जल्दी ऊपर जाओ और 3 बार उस घंटी को बजाओ। चुटकी की बात सुनते ही बिट्टू फुर्ती से ऊपर चढ़ गया और भगवान का नाम लेकर घंटी बजाने लगा। जय भोलेनाथ, जोर लगा के हैशा। बिट्टू ने पूरी ताकत लगाकर घंटी को 3 बार बजाया और उसी क्षण भूकंप की तरह जमीन हिलने लगी और कुछ ही पलों में वो पूरा महल कद्दू के साथ रेत की तरह बिखर गया। सारे लोग उस कद्दू से बाहर निकल आए। ये हुई ना बात, देखा चुटकी, हमारी मेहनत रंग लाई, हम सब मुक्त हो गए। बिट्टू की बातों पर सब मुस्कुराने लगे। तभी बिट्टू पीछे मुड़ा, जहाँ सालों से उसका घर था, अब वहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी। उसका महल नहीं रहा, लेकिन वो जानता था कि कद्दू और वो महल हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगे। और अब सामने थी एक नई जिंदगी, एक नया जहां। सच्ची आजादी और विश्वास हमें हमारी पुरानी जिंदगी से बाहर निकालकर एक नई दुनिया में ले जाते हैं। और जब साथ होता है पूरा गांव, तो हर बीज एक नई कहानी उगा सकता है। एक समय की बात है जब लोगों के घरों में बिजलियां नहीं रहती थी। ऐसे में एक गांव था, मंदराचल,
दो चोर रात का समय देखकर चोरी की फिराक में थे। इन दोनों ने पहले ही कई चोरियां कर रखी थी और अब दूसरी चोरियों में लगे थे। अरे रंगा, क्या हाथ लग गया है आज? जरा देखना तो। सब देख लिया है मैंने, आज बहुत माल हाथ लगा है, पर थोड़ा और होता तो। अब भी मन नहीं भरा इतना चुराने के बाद? क्यों, तुम्हारा मन भर गया क्या? मन तो मेरा भी नहीं भरा। न जाने कब से सोच रहा था कि तुम कहो तो कहीं और भी हाथ मारे। आओ चलो तब साफ कर दे कोई और घर। चलो कोई बड़ा बकरा पकड़ते हैं। ये तो मुखिया का घर लगता है। हाँ, उन्हीं का घर है और इनसे मालदार इस पूरे गांव में और कोई नहीं है। सही कह रहे हो। चलो यहीं कहीं तिजोरी होनी चाहिए उनकी। तार तैयार करके रखो तिजोरी खोलने के लिए। हाँ, सब तैयार है। वो रही तिजोरी, वहां देखो। वो लोग तिजोरी के पास जाते हैं। रंगा उस तिजोरी को खोलने लगता है। अरे और कितना समय लगेगा, अभी तक नहीं खुला। अरे भैया तिजोरी है, जूते का फीता नहीं, जो खींचा तो खुल गया। सब्र करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी तिजोरी खुल जाती है और रंगा मुस्कुराकर दरवाजा खोलता है। वाह, मान गए गुरु। जरा देखो तो, जेवर पैसे सब पड़े हैं यहाँ। हाँ भर लो, सब भर लो। एक नोट छोड़ना बस, ताकि मुखिया के काम आ जाए। धीरे, अब चलो। वो दोनों वहाँ से सारे पैसे भरकर निकल जाते हैं। अगली सुबह होती है और मुखिया उठकर तिजोरी वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि तिजोरी खुली है। अरे भाग्यवान, ये तिजोरी तुमने खोली थी क्या? नहीं, मैंने कोई तिजोरी नहीं खोली है। आप ही बंद करना भूल गए होंगे। प्रधान रुक्मणी की बात सुनकर तुरंत तिजोरी देखने चला गया। हे प्रभु, ये क्या हुआ? सारा पैसा सोना सब गायब हो गया। प्रधान की आवाज सुनकर रुक्मणी उस कमरे में भागी चली गई। कहाँ गए सारे पैसे? हे भगवान, ये क्या बला आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे रुक्मणी? मेरे पूरे जीवन की कमाई बस एक रात में गायब। अजी आप प्रधान हैं, आप ही कुछ करिए। पूरे गांव में इतने दिनों से चोरी हो रही है, लेकिन आपने अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला। और अब देखिए, हमारे ही घर में चोरी हो गई। मैं मानता हूँ कि समाधान ढूंढने में समय लग रहा है, पर कोशिश नहीं कर रहा क्या? मैं जा रहा हूँ पंचायत बुलाने। इसका कुछ तो करना ही होगा। जाइए और जल्दी से कुछ करिए, यहाँ पर खड़े मत रहिए। प्रधान वहाँ से निकल जाता है और कुछ घंटों बाद गांव की पंचायत एक पेड़ के नीचे लग जाती है। सभी लोग खड़े थे। कल रात मेरे घर में चोरी हुई है। तिजोरी से सारे पैसे लेकर वो चोर भाग गए हैं। मेरे घर में भी चोरी हुई है। कोई पहली चोरी नहीं है। ऐसी कितनी चोरियां हुई, पर पंचायत तो नहीं बैठी। हाँ, बस इतना कह दिया कि रात तो आएगी ही, तो अंधेरे का क्या कर सकते हैं। ये कहकर लोगों को रफा दफा कर दिया। अब जब खुद पर बीती है तो यहाँ आए हैं पंचायत बिठाने। चलो भाई घर चलो। हाँ चलो, आखिर रात तो आएगी ही। अब इन्हें भी पता चले कि चोरी हो जाती है तो कैसा लगता है। इन्हें लगा कि हम छोटे लोगों के पैसे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना इनके लिए इनकी तिजोरी के पैसे। जब रात का कुछ कर पाना तब पंचायत बुलाना। अब प्रधान को उनकी ही बातें याद दिलाकर लच्छू और गांव वाले वहां से निकल पड़े। जब खुद पर बीती तो उन्हें समझ में आया और फिर उन्हें बहुत शर्म आई, जिस कारण उनका मुंह लटका हुआ था। प्रधान वहां से निकलकर अपने खेतों की ओर बढ़ गए। मेरी ही गलती है, लोग सही कह रहे हैं। प्रधान तो बन गया, लेकिन गांव के लोगों की दिक्कतों को समझ नहीं पाया और टालता रहा। पर अब पछतावे क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पर अब समाधान करूं भी तो कैसे करूं? तभी प्रधान को खेत के एक बिल में कुछ चमकता दिखाई दिया।
ये इस गड्ढे में क्या चमक रहा है? प्रधान गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें एक मणि चमक रही है और तभी एक नाग गड्ढे के पास आ जाता है। सांप, सांप, अरे बचाओ सांप! शांत हो जाओ बालक। ये सांप बोल रहा है। हाँ, बोलना पड़ रहा है बालक, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं 50 साल का होने वाला हूँ सांप महाराज, आप मुझे बालक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं तो हजारों वर्षों से जीवित हूँ, तो तुम तो बालक ही हुए ना। क्षमा कर दीजिए सांप महाराज, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपकी नागमणि चोरी करने नहीं आया था, ये तो एक गलत फहमी है। वरदान मांगो। वरदान? हाँ, मैं दंड देने नहीं आया हूँ। नागमणि एक मनुष्य की नजर में नहीं आनी चाहिए, इसी कारण तुम कोई वरदान मांगो। ये गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें इसे देखने दिया। वरदान पाते ही तुम मणि के बारे में भूल जाओगे और तुम्हें सिर्फ वो वरदान और मैं ध्यान में रहूंगा। वरदान? प्रभु, ये तो बड़ा ही हंसी वाला प्रसंग है। यदि ये कुछ दिन पहले हुआ होता तो मैं आपसे हीरे जवाहरात मांगता, लेकिन अब जब मुझे अपने प्रधान होने की जिम्मेदारी का एहसास हो गया है तो मुझे बस आपसे ये मांगना है कि आप रात में रोशनी कर दें और गांव की चोरियां बंद कर दें। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, रचयिता ही दे सकते हैं। कुछ और मांगो। नहीं प्रभु, यही वरदान देना है तो दीजिए। मुझे केवल मेरे गांव की समस्याओं का हल चाहिए। ये ठीक है, लेकिन प्रकृति के खिलाफ कोई वरदान देना मेरे बस में नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये बीज देता हूँ, इन्हें तुम इस खेत में बोना। मात्र 1 महीने में तुम्हारे गांव की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद प्रभु। प्रधान बड़ी ही खुशी से गांव लौटकर फिर एक पंचायत बुलाते हैं। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी रात में दिन करने का मार्ग ढूंढ लिया क्या प्रधान जी? अभी तो बस कुछ ही घंटे हुए हैं। अगर यही बात वापस करनी है तो अभी बता दीजिए ताकि हम चले जाएं। नहीं नहीं, रुको, मेरी बात तो सुनो। कहिए। मैंने मार्ग ढूंढ लिया है। प्रधान उन सबको सारी बातें बताते हैं। पर उन बीजों को छिड़कने से हमारी रात की समस्या कैसे हल होगी? ये तो हमें कल खेत में जाकर ही पता चलेगा। मैं आग्रह करता हूँ कि कल कृपया मेरे खेत में जरूर आइएगा। सच कहूँ तो मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर फिर भी कल आकर देखते हैं प्रधान जी, आखिर आपकी बात सच है या नहीं। अगले दिन दोपहर में हर कोई अपना काम निपटाकर प्रधान के खेत में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर बड़े बड़े आकार के कद्दू उगे हुए हैं, जिनमें 2 आंखें और एक मुंह भी बना हुआ है। ये है हमारी समस्या का हल प्रधान जी। हाँ, यही है। ध्यान से देखो, अभी उजाला है तो इसमें रोशनी थोड़ी कम है, पर टिमटिमा जरूर रही है। हाँ, बात तो सही है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? गांव का हर एक व्यक्ति इन्हें अपने घर ले जाए और गांव के मुख्य रास्तों पर इन्हें खंभों पर लगा दे, ताकि रात में कोई इन्हें चोरी ना कर पाए। आप पर शक करने के लिए हमें क्षमा कीजिएगा प्रधान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। जब मेरे घर पर चोरी हुई तब मुझे समझ आया कि ये समस्या कितनी गंभीर है। धन्यवाद, अब हम इन्हें अपने घरों में लगा देते हैं। हर कोई वहां से कद्दू लेकर जाने लगा और कुछ दिन बीत गए। पूरा गांव अब रात के समय जगमगा रहा था। आज फिर चांदनी रात थी और मंदराचल अपने नए कद्दुओं से टिमटिमा रहा था। तभी 2 नकाबपोश गांव में प्रवेश करते हैं। अरे ये क्या, पूरा गांव ऐसे जगमगा रहा है मानो कि जैसे दिन का समय हो। पर अब हम चोरियां करेंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। हाँ, मुश्किल तो है, पर कोई बात नहीं, सिर्फ उजाला ही तो है, पर लोग तो सो रहे हैं ना। सही कहा भैया। आओ चलो, अब हाथ साफ कर दे क्या? हाँ चलो। दोनों आकर फिर प्रधान के घर में रुकते हैं। लगता है इस प्रधान के पास बहुत पैसा है, तभी तो पूरे गांव में उजाला देने वाले
इन कद्दुओं को लगवा दिया इसने। हाँ, आओ देखते हैं। दोनों लोग चालाकी से बिना आवाज किए दरवाजा खोलने जाते हैं कि तभी अचानक कद्दू उन दोनों को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दोनों की चीखें सुनकर लच्छू, मलखान, प्रधान और रुक्मणी कुछ ही पल में वहां चले आते हैं। चोर चोर चोर! हाय दैया, देखो कैसे भरे उजाले में चोरी करने चले आए हैं ये लोग। हाँ, अच्छा हुआ कि नाग देवता की कृपा से कद्दुओं ने हमें बचा लिया। मालिक, माफ कर दो मालिक, अब ऐसा नहीं करेंगे। आपकी पाई पाई चुका देंगे, बस इन कद्दुओं से छुटकारा दिलाइए। हाँ, हरदम कद्दुओं को खाया, पर आज लग रहा है कि ये कद्दू हमें ही खा जाएंगे। अच्छा है, खा जाए तुम्हें। भागे थे ना तुम, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। दोनों चोर अपनी लालच के चलते पकड़े गए और कद्दुओं की लालटेन की वजह से अब पूरा गांव सुरक्षित हो गया। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में था एक विशालकाय रेगिस्तान, नारपुर। वैसे तो इस इलाके में कुछ खास नहीं था, ना वहाँ हरियाली थी, ना नमी, ना उम्मीद। लोग सूखे कुओं और तपते सूरज के साए में जीवन गुजारते थे। हे भगवान, मैं तो इस गर्मी से तंग आ चुका हूँ। पता नहीं ये गर्मी कब कम होगी और हमारे इस रेगिस्तान में भी बारिश की बौछार होगी। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस गांव में न हरियाली आएगी न पानी। इतने महीने साल बीत गए, गांव के पड़े कुएं का पानी बढ़ते हुए तुमने कभी देखा भी है? नहीं किशन जी, उस कुएं का पानी भी अब खत्म हो जाएगा। पता नहीं अब आगे हमारे नसीब में क्या लिखा है। अरे क्या लिखा होगा, तड़प तड़प कर मरना, यही लिखा है। और तुम भी उस कुएं से उम्मीद रख रहे हो? उस कुएं का पानी भी कहाँ हमें बचा पा रहा है। अरे उस पानी से भी हमें कुछ खास नहीं मिलता। एक तो उसका पानी खारा है, न खाने में स्वाद आ पाता है, न स्वास्थ्य ठीक रहता है। अरे वो खारा पानी पी पी कर तो मैं सालों से बीमार हूँ। आपकी बात तो सही है किशन जी, किंतु गले की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास पानी के नाम पर कुछ तो था ना। अगर अब उस कुएं का पानी भी खत्म हुआ तो हम क्या करेंगे? सब के सब मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, ना ही अपने दो बच्चों को ऐसे मरता हुआ देख सकता हूँ। अच्छा, तो अब तुम क्या कर लोगी? आसमान से बारिश बरसाओगे? जानते हो ना, हमारे इस गांव को श्राप मिला है कि हम सब पानी के लिए तड़पेंगे, मरेंगे पानी के बिना। किशन जी, देखिए मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन इस कठिन स्थिति में आप अगर कुछ बोलकर किसी को हिम्मत नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी हिम्मत तो मत तोड़िए। बेचारा रामू किशन जी की बेबाक बातें सुनकर बड़ा मायूस हो गया था। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि आने वाले दिनों में वो और उसका परिवार सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों से गलतियाँ हुई हैं, किंतु उसकी सजा हमें क्यों? मेरे बच्चों को क्यों? मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, इस सब से हमें बचा लो भगवान, बचा लो। रामू डर के मारे भगवान को प्रार्थना कर रहा था। तभी उसकी सारी बातें उसके बेटे अयान ने सुन ली और वो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ था उसके पूर्वजों के हाथों, जिसके कारण आज भी नई पीढ़ियां उसकी सजा भुगत रही है। अयान के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब वो जानना चाहता था और इसके बारे में उसने अपनी दादी से बात की। दादी? अरे अयान बेटा। अरे रे दादी, आराम से। मैं ठीक हूँ, तुम आओ, अंदर आओ। बोलो क्या बात करने आए हो तुम अपनी बुद्धिमान दादी से? दादी, मैंने पापा को भगवान से बात करते हुए सुना। वो काफी डरे हुए थे, कह रहे थे कि पूर्वजों की गलती की सजा हमें मिल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ था, ताकि मैं इसका हल ढूंढ सकूं? आयान की बात सुनकर दादी एकदम गंभीर हो गईं और एक लंबी सांस भरते हुए उन्होंने आयान को सारी बातें बताईं। बहुत सालों पहले की बात है बेटा। हमारा ये गांव रेगिस्तान में तो था, लेकिन यहाँ बड़ी हरियाली फैली हुई थी।
और साथ ही पानी के बड़े बड़े झरने बहते थे। तालाब कुएं भी भरे रहते थे। किंतु वो कहते हैं ना, इस दुनिया में मनुष्य से बड़ा स्वार्थी, लालची और बेफिक्र कोई नहीं होता। मतलब ये हुआ कि गांव को मिले इस पानी के वरदान का गांव वाले बहुत ही गलत इस्तेमाल करने लगे। तालाब पर कपड़े धोकर गंदा पानी तालाब में डालना, घर का कूड़ा पानी फेंकना, तालाब और कुएं के पास शौच करना, जिसके चलते पानी बहुत दूषित हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे। क्या सच में? हाँ, तब इन गांव वालों ने अपनी गलती सुधारने के बजाय भगवान के पास ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, यज्ञ किए कि ये सब ठीक करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बड़े यज्ञ के दौरान एक जलपरी आई और उसने एक आकाशवाणी की। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? गलती करते हो लेकिन सुधारने का नाम नहीं लेते। यूं भगवान के पीछे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। तुम सब नहीं सुधरने वाले, इसलिए मैं श्राप देती हूँ तुम सबको कि ये पूरा गांव पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगा। और इस तरह हम इस श्राप में फंस गए। तो फिर दादी, अगर ये श्राप है तो इससे मुक्ति पाने का भी तो कोई मार्ग होगा ना? हो सकता है बेटा, लेकिन इन गांव वालों से वो भी नहीं होता। इन्हें बस रोना आता है और कुछ नहीं। दादी की बातें सुनकर आयान थोड़ा मायूस हुआ, किंतु उसने तय किया कि अब वो पूरे गांव को इस श्राप से मुक्त करके रहेगा। उसने तुरंत ही अपनी खोज शुरू की। उसने श्राप मुक्ति की बड़ी बड़ी किताबें बाजार से खरीदी और उन्हें पढ़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गांव वालों से बातचीत की, किंतु हर कोई उसकी मदद करने के बजाय भगवान भरोसे बैठा रहा। आखिरकार आयान थक गया। दादी ने सही कहा था, इन गांव वालों को सिर्फ रोना आता है, किसी को भी स्थिति बदलने की चिंता ही नहीं है। हाँ। तभी अचानक आयान के मन में एक विचार आया और वो भागते हुए मंदिर के पंडित जी के पास जा पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसे एक जल यज्ञ करना होगा, जलपरी को खुश करना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा। तभी वो इस गांव को फिर से हरा भरा जल युक्त बना सकेगा। मुझे जलपरी से बात करनी है, उनका विश्वास जीतना है, तभी इस गांव को श्राप से मुक्ति मिलेगी और मैं ये करके रहूंगा। पंडित जी द्वारा बताए मार्ग के अनुसार गांव के तालाब के पास जा पहुंचा। सारे गांव वाले आयान के पीछे शांति से बैठे थे। आयान ने वहीं यज्ञ शुरू किया और साथ ही जलपरी की निशानी नील रत्न उस हवन कुंड के सामने रखा और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम जलदेवाय नमः, ओम जलदेवाय नमः, ओम जलदेवाय नमः। आयान मंत्र पढ़ता गया। तभी उसके आसपास के लोग चक्र बनाकर बैठ गए और तभी एक रोशनी का द्वार खुला, जिससे एक जलपरी उसमें से बाहर आ गई। आयान ने जैसे ही आंखें खोली, वो जलपरी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। तुमने मुझे याद किया, कहो मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? आपने मुझे अपने दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, लोगों के बुलाने पर उनके पास जाना और उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। कहो मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे गांव को पानी के श्राप से मुक्त कर दीजिए। आयान की बात सुनकर जलपरी क्रोधित हो गई और वो उस पर चिल्ला उठी। क्या क्या कहा तुमने? मैं इस गांव को पानी के श्राप से मुक्त करूं? नहीं, ये संभव नहीं है। इन गांव वालों को पानी की कोई चिंता नहीं है। जो पानी हमारे जीवन को समृद्ध करता है, उसका इन्होंने अपमान किया है, उसमें गंदा कचरा फेंक कर। नहीं, इन लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ये लोग तड़पेंगे, जरूर तड़पेंगे। जलपरी का क्रोध देखकर सारे गांव वाले डर गए और उन्होंने जलपरी से माफी मांगनी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, कृपया ऐसा मत कीजिए। मानते हैं हमसे गलती हुई, किंतु हमें से कोई भी पिछली गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। हम वचन देते हैं, हम पानी का अपमान नहीं करेंगे। हम पर दया कीजिए। गांव वाले सही कह रहे हैं, हम फिर वही गलती नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं, जो गलती पूर्वजों से हुई उसकी सजा मासूम लोगों को मत दीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आयान और रामू की वजह से सारे गांव वाले भी एक एक करके जलपरी से माफी मांगने लगे।
पूरे पूजा स्थल पर लोगों की आवाजें गूंजने लगी। बीमार होने के बावजूद भी लोग लगातार जलपरी से माफी मांग रहे थे। उनकी इतनी दयनीय हालत देखकर जलपरी का मन भावुक हो गया। रुक जाओ। जलपरी की बात सुनकर सब लोग एकदम शांत हो गए। पुत्र, तुमने सही कहा। पूर्वजों की गलती की सजा मासूमों को देना सही नहीं है। अब मुझसे तुम सबकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मुझे इस गांव को श्राप से मुक्त करना ही होगा। लाओ, मुझे वो नील रत्न दो। आयान जलपरी को नील रत्न दे देता है। जलपरी तालाब के बीचों बीच चली जाती है और अपने दोनों हाथों से नील रत्न ऊपर की ओर पकड़ती है, आंखें बंद करती है। हे मेरे बड़े जल देवता, इस पूरे गांव को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं इस गांव को मेरे श्राप से मुक्त करती हूँ। आप अब इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जलपरी की आंखों से आंसू का एक बूंद टपकता है, जो एक नई सूर्य किरण के साथ चमकता हुआ आकाश में विलीन हो जाता है। पूरा गांव शुद्ध पानी से भर जाता है। चारों ओर नई हरियाली छा जाती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं।